नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। सबसे पहली बात बच्चों के सुरक्षा कवच की। देश भर में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच एक और खुशखबरी है। इस खुशखबरी का फायदा 12 साल से अधिक के सभी बच्चों को मिलने वाला है। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। अब 60 से ज्यादा के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज। कोरोना की लड़ाई, एक और वैक्सीन आई। सोलह मार्च से 12 से ज्यादा उम्र वालों को भी लगेगा टीका। अब 12 साल वालों की पाव 12। खुशखबरी तो है और ये इसलिए भी है क्योंकि इस उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं, मैदान में जाकर खेलना पसंद करते हैं, घर से बाहर निकलकर कूदने का आनंद लेते हैं। और ये सब वैसे काम हैं जिसकी आजादी कोरोना ने छीन ली। महामारी के बाद से बच्चों को घर में रहना पड़ता है क्योंकि बच्चों के बाहर जाते ही परिजनों को खौफ सताने लगता है। लेकिन अब टीका लगने के बाद डर बच्चों के घर नहीं आ पाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों को भी देश में अब कोरोना वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि 16 मार्च यानी बुधवार से 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और लिखा है कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 और 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ज्यादा आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बता दें कि इसी साल जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और अब 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल इवांस लैब में तैयार किया गया है। बच्चों के अलावा बुजुर्गों के लिए भी राहत की खबर है। देश में अब 60 से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की बूस्टर डोज दी जाएगी। पहले इस आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही ये खुराक दी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब जरा खबर को समझते हैं। कोरोना की तीसरी लहर भले मंद पड़ गई हो, लेकिन आगे भी कोविड कभी किसी को परेशान न कर पाए, इसे लेकर कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। देश में 3 जनवरी 2022 से पहली बार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ था। तब से 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि बड़े बच्चों के स्कूल खोलने में आसानी हुई। अब 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने से छोटे बच्चों को भी स्कूल भेजने में कोई हिचक नहीं होगी। जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2008, 2009 या 2010 में है, उन्हें टीके लगाए जाएंगे। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध ये तीसरा टीका होगा और इससे पहले जायडस कैडिला के जायकोव डी और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। कोवैक्स के वैक्सीन 90% तक प्रभावी है। 2 वैक्सीन के बीच 28 दिनों का गैप होना जरूरी है। आपको यह भी बताते चलें कि देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक लग चुकी है। कोविन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 97 करोड़ लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 81 करोड़ से ज्यादा के लोग जो हैं वो दूसरी खुराक उन्हें दी गई है और अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाई जा चुकी है। और अब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन, जिसमें कि 12 से लेकर 14 साल के उम्र के बच्चे शामिल हैं, ये बड़ी खुशखबरी आज मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी के तौर पर सामने रख दी। और चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार के गुस्से की। जी हां, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सियासी संग्राम छिड़ गया। नीतीश कुमार बेहद तल्ख अंदाज में नजर आए। पहले नीतीश कुमार ने गुस्से में क्या कहा वो सुनी और फिर समझिए कि नीतीश कुमार के गुस्से की वजह क्या थी। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए।
ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है, और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं, ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए, जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस अंदाज में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा मामला समझिए कि आखिर नीतीश कुमार सदन में इतने गुस्से में क्यों आ गए। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने सदन में सवाल उठाया कि लखीसराय में बीते लगभग 2 महीनों का जिक्र किया गया, और बीते पिछले 2 महीने में 9 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है,
सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव संजय सरावगी के सवालों का जवाब दे रहे थे। भाजपा विधायक सरावगी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब जरूर दिया, लेकिन संजय सरावगी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। विधायक सरावगी सरकार पर ही सवाल उठाते हुए मंत्री के जवाब के बीच में बोलने लगे। लखीसराय विधानसभा को लेकर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने क्षेत्र का यह मामला बताते हुए कहा कि प्रश्न को 16 तारीख तय किया गया और इसके लिए स्थगित भी किया गया था। तभी अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने लगते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मामला चूंकि न्यायालय में है और इसीलिए इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए, यह काम संविधान के खिलाफ है। तल्ख लहजे में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार न किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है, लेकिन यह तल्ख अंदाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जो सदन में नजर आया, इसे देखकर सभी अचरज में भी थे और इसीलिए सवाल उठने लगे कि मुख्यमंत्री को आखिर इतना गुस्सा क्यों आ गया। अब बात बिहार के एक नए जिले की। जी हां, रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए इसे नए जिले का दर्जा देने की बात कही है, जिससे उम्मीद अब बढ़ चुकी है कि अगले कैबिनेट की बैठक में बाढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा। पहले बाढ़ इलाके से जुड़ी ये रिपोर्ट देखी और फिर बाढ़ को जिला बनाने की पूरी कहानी समझिए। यहाँ के लोगों की जो इच्छा, हम तो उसको पूरा करते ही रहे और करेंगे भी। अब एगो सब मांग जो जिला वाला करते रहते, तभी कुछ दिन के बाद हम लोग इन सब चीजों के बारे में अब करेंगे। जब तक बाढ़ को कैसे छोड़ेंगे। रविवार को बाढ़ दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वो बाढ़ को जिला बनाने की मांग को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में 38 की जगह कुल 39 जिले हो जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बाढ़ वासियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। किसी ने कहा है कि हम बाढ़ को भी जिला बना सकते हैं। हाँ। अगर बाढ़ जिला बनाता है तो आपका टाल इलाके की तस्वीर कितना बदल जाएगी? बहुत अच्छा, सुंदर हो जाएगी फसल के लिए। अच्छा, अभी क्या क्या समस्या होती है? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार है। अच्छा पप्पू जी, अभी टाल इलाके में क्या समस्या है और जिला बन जाएगा तो आपको क्या लगता है टाल का इलाका कैसे बदल सकता है? टाल का इलाका जिला बनने के बाद मान लीजिए कि पानी का बढ़िया निकासी हो जाए। जैसे टाल कभी कभी डूबा रहता है, कभी सूखा ही रहता है, डूबता ही नहीं है। तो अगर पानी का बढ़िया निकास प्रबंधन हो जाए तो टाल समय से लगे तो फसल बढ़िया हो सकता है। टाल के किसानों के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपने अनाज को बेचने का। बहुत दूर जाकर बेचते हैं वो, और बहुत दूर जाने के कारण क्या होता है कि जो व्यापारी लोग हैं उचित दाम नहीं दे पाते हैं। तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। अगर यहाँ मंडी बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि गांव के किसान नजदीक जाएंगे, वो मोल भाव कर सकते हैं और मंडी के अनुसार, क्योंकि सरकार ने सब चीज का एक दाम तय कर दिया है, लेकिन जैसे ही आप दूर जाते हैं तो दाम में अपने आप गिरावट आ जाएगी। दरअसल बाढ़ से नीतीश कुमार का गहरा नाता है। नीतीश कुमार 1989 में पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे और 1999 तक लगातार 5 बार जीते। शनिवार को बाढ़ के लोगों के बीच पहुंचकर नीतीश कुमार ने पुरानी यादें ताजा की थी। आप लोग लगातार हमको 5 बार एमपी बनाए, हम तो सेवा करते रहे, मिलते रहे, सब अलग बात है। लेकिन पिछले 16 साल से हमको बिहार की सेवा करने का मौका मिला। जाहिर सी बात है, अगर बाढ़ को जिला बनाया जाता है तो न सिर्फ बाढ़ की तस्वीर बदलेगी बल्कि बिहार को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये वो इलाका है जिसमें इतनी क्षमता है कि पूरे बिहार के साथ साथ देश को दाल खिला सके। तो जाहिर सी बात है, टाल के इलाके के जो किसान हैं उनकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि कब बाढ़ को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बाढ़। चलिए अब खबर को समझ लेते हैं। बाढ़ को जिला बनाने की मांग काफी पुरानी है। बाढ़ बिहार का सबसे पुराना अनुमंडल है, जो फिलहाल पटना जिला का ही एक हिस्सा है। बाढ़ को जिला बनाने की मांग 1970 के दशक से हो रही है और बाढ़ को लेकर एक बड़ी ही रोचक बात भी सामने आई है। बाढ़ को एक दिन जिला बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। 1991 में तत्कालीन सरकार ने बाढ़ को जिला घोषित कर दिया था, लेकिन सिर्फ ये एक दिन के लिए रहा। 1 अप्रैल 1991 को बाढ़ को जिले का दर्जा दिया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने बाढ़ जिले की कमान संभाली, लेकिन सियासी दांवपेच की वजह से अगले ही दिन बाढ़ जिला का फैसला सरकार ने निलंबित कर दिया।
इसका कोई कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका। तब से लेकर आज तक बाढ़ को जिला बनाने का यह मुद्दा हर विधानसभा में मुद्दा बनता आ रहा है। नीतीश कुमार के ऐलान से एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बाढ़ से नीतीश कुमार का खुद भी गहरा नाता रहा है। नीतीश कुमार इस बाढ़ इलाके से 5 बार सांसद रहे हैं और सियासत के शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में बाढ़ के लोगों ने नीतीश कुमार का साथ दिया है। बाढ़ अगर जिला बनता है तो बाढ़ वासियों को इससे काफी फायदा होगा और खासकर अगर फायदे की बात की जाए तो किसानों को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि बाढ़ का जो ये इलाका है ये टाल क्षेत्र कहलाता है और टाल क्षेत्र में दाल बड़ा उत्पादक है और ऐसे में जिला बनने की जो लंबी मांग लोगों की रही, अब उनकी उम्मीदों को मुख्यमंत्री की बात से बल मिला है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। क्रिटिक की तरफ से भी इस फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। फिल्म ने लोगों को इतना प्रभावित किया है कि अब फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। क्या है इस फिल्म में और लोग क्यों मांग कर रहे हैं इसे टैक्स फ्री करने की, जानिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करते फिल्म कश्मीर फाइल्स दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। संभवतः बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसके कलेक्शन में 3 दिनों में ही 325% का उछाल देखने को मिला है। रांची के लोगों की माने तो ये मूवी नहीं बल्कि इमोशन है। लोगों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। कश्मीर फाइल्स की 11 मार्च को ही ग्लोबल लॉन्चिंग हो गई थी और झारखंड के लोग इस मूवी को देखकर काफी भावुक हो रहे हैं और दिन ब दिन इस मूवी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए इसे केवल पिक्चर नहीं बल्कि एक इमोशन के तौर पर सामने आ रहा है। इस बीच हम रांची के थिएटर में हैं जहां लोग आए हैं मूवी देखने के लिए। कैसा रहा सर? पिक्चर अभी तुरंत खत्म हुई है। बहुत बढ़िया। भारत के हर जनता को ये फिल्म देखना चाहिए और खास करके रांची में इसको गुमनाम की स्थिति में क्यों फिल्म को दिखाया जा रहा है? कहीं बैनर पोस्टर कहीं कुछ नहीं। इसको टैक्स फ्री करना ही चाहिए। टैक्स फ्री करना सारे जनता को देखना हकीकत क्या है, दिस इज रियलिटी देखना। तो ये सच्चाई है और इसीलिए जनता को इसे देखना चाहिए और इसीलिए अब इसकी मांग जो है वो टैक्स फ्री करने को लेकर जोर पकड़ने लगी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।